नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः देखते हैं। आजकल हम लोग उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने हाई कोर्ट का गठन और न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसकी योग्यता के संबंध में मैंने चर्चा किया था। तो आज देखते हैं कि यह क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ पे स्थापित हुआ था और दूसरी बार कहाँ स्थापित हुआ या तीसरी बार कहाँ स्थापित हुआ, हाई कोर्ट की खंडपीठ कहाँ पे बनाई गई है, साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों के वेतन कितने हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, साथ ही साथ कार्यकारी और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है, शपथ कौन दिलाता है, उनका कार्यकाल कितना है और हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या उनकी है। यह सभी विषय आज जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो देखते हैं प्रथम उच्च न्यायालय यानी कि भारत में हाई कोर्ट का गठन, यानी कि भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, वह था कलकत्ता उच्च न्यायालय या कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वह सन 1862 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। यानी कि भारत में स्थापित होने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा था? कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है ना, 1862 में स्थापित की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र जो हैं, जिन राज्यों में अधिकारता क्षेत्र हैं वह पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप, दो राज्यों का मामला वो देखता है। कौन? कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह संघ शासित क्षेत्र है, इस मामले को देखता है। और जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी खंडपीठ कहाँ है? इसकी खंडपीठ है पोर्ट ब्लेयर में। जैसा कि पता भी होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर में है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। तो दो राज्यों का मामला देखता है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप का। स्थापना आपको पता ही हो गया, 1862 में करी गई थी। इसी के साथ जब कलकत्ता हाई कोर्ट स्थापित हुआ, उसी दौर में मुंबई हाई कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। यानी कि द्वितीय जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ तो मुंबई हाई कोर्ट स्थापित हुआ था, है ना। मुंबई उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, ये भी सन 1862 में ही स्थापित हुआ था, है ना। मुंबई उच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था 1862 में किया गया था। इसका जो अधिकारता क्षेत्र है ये 4 राज्यों का मामला देखता है। कौन कौन है? महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो इसमें दो, दादर नागर हवेली और दमन दीव, ये संघ शासित क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है ना, 2 राज्य और हैं। यह 4 राज्यों का मामला देखता है। जो मुंबई हाई कोर्ट है, इसकी खंडपीठ कहाँ पे है? इसकी खंडपीठ है नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में स्थापित की गई है। तो मुंबई उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे है? नागपुर में है। तो जैसा कि यह चीज़ आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो कलकत्ता हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट दोनों की स्थापना 1862 में करी गई थी। दोनों के अधिकारता क्षेत्र जो है अलग हैं, खंडपीठ अलग हैं। तो ये हमने बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में और मुंबई हाई कोर्ट का जो खंडपीठ है वो नागपुर में। आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हाई कोर्ट स्थापित किया गया था वह था इलाहाबाद उच्च न्यायालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी सन 1866 ईस्वी में। सन 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और यह चूँकि उत्तर प्रदेश बड़ा है, तो बड़ा होने के नाते जो उत्तर प्रदेश राज्य है, चूँकि सबसे बड़ा राज्य है, तो यह इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मामले को देखता है। और जो इसकी खंडपीठ है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो कहाँ पे है? लखनऊ में स्थापित की गई है। यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में स्थापित की गई है। और उत्तर प्रदेश के
यह संपूर्ण मामले को देखता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये कई बार ये पूछा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1866 सन 1866 ईस्वी में हुई थी। खंडपीठ को भी पूछ देता है, तो लखनऊ इसकी खंडपीठ है। और जो न्यायालय स्थापित है तो इलाहाबाद चूँकि जिला है, जानते ही हैं, तो इलाहाबाद में ही स्थापित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही स्थापित है, खंडपीठ उसकी लखनऊ में। ये कन्फ्यूजन तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीशों के वेतन कैसे मिलते हैं। जैसा कि आपको पता भी है, भारत की संचित निधि से, है ना, भारत की संचित निधि से, है ना। यानी कि जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश के जो वेतन प्रदान किए जाते हैं, तो कहाँ से प्रदान किए जाते हैं, भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया भी था, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तो भी आपको मैंने बताया था, उनके भी वेतन भत्ते जो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश को वेतन भी भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है ना। ये तो बहुत पुराना प्रश्न हो गया है, बहुत बार पूछ चुका है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को वेतन कैसे प्रदान किया जाता है, तो भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। तो ये तो वेतन हो गए। भत्ते भी जो दिए जाते हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है, हाउस अलाउंस भी मिलता है, और बिजली है, यात्रा है, ये सभी जो हैं सभी भत्ते में सब जुड़ करके मिलता है। लेकिन मूल वेतन जो है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 2,50,000, है ना। 2.5 लाख रुपए प्रति माह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है। तो यह जानना आपको अति आवश्यक है कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है, 2,50,000, यानी 2.5 लाख रुपए प्रति माह। इसके अलावा भत्ते भी दिए जाते हैं, इसमें भत्ते भी जुड़ करके उसको दिए जाते हैं। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको वेतन कितना मिलता है, तो यह अन्य न्यायाधीश के वेतन जो है 2,25,000 रुपये प्रति माह, है ना। यानी कि 2.25 लाख रुपये प्रति माह यह वेतन दिया जाता है, यानी कि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को। तो संपूर्ण पूरे भारत में जितना भी हाई कोर्ट होगा, सभी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों का वेतन इसी प्रकार से सामान्य तौर पे एक ही प्रकार का वेतन है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन ज़्यादा होगा या कम होगा, ऐसा नहीं है। तो संपूर्ण भारत में जहाँ भी जिन राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित हैं, वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का वेतन हमने बताया, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 2,25,000, यानी 2.25 लाख रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसमें भत्ते को जोड़ दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। आगे की तरफ चलेंगे। जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है, मान लीजिए कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, कोई आया नहीं है, ठीक है, या उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत, अनुच्छेद 233 के तहत राष्ट्रपति जो है हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। यानी कि जैसे हमने बताया भी था कि यह चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि मान लीजिए पद रिक्त है और या किसी कारण से वह अब्सेंट है ना, तो क्या है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। हमने आपको बताया भी था, सुप्रीम कोर्ट जब हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय पढ़ाया था, तो उसमें भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का विषय आया था।
जिसमें आपको मैंने बताया था कि अनुच्छेद 126 के तहत राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति कर सकता है, यानी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। तो यहाँ भी वही बात है, लेकिन इसके लिए अनुच्छेद 233 निश्चित किया गया है। तो हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्यकारी एवं अपर न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है ना, कार्यकारी और अपर न्यायाधीश की भी नियुक्ति का प्रावधान संविधान में है। अगर कार्यकारी अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो यह संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा और 2 वर्ष के लिए करेगा। यानी अपर और कार्यकारी जो न्यायाधीश की नियुक्ति यदि राष्ट्रपति करता है तो 2 वर्ष के लिए ही उसकी सेवा होगी। यानी कि 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 224 के अंतर्गत कार्यकारी और अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जो सेवानिवृत्ति की आयु है इनकी, कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति है, ये भी देखिए प्रावधान है कि संविधान में इस प्रकार का भी प्रावधान है कि यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका हो, ठीक है ना, और विधि का कोई प्रश्न हो या पूर्व में पद रिक्त हो, अगर इस प्रकार का मामला आता है तो यह अधिकार दिया गया है कि जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका है, ठीक है ना, उसकी भी नियुक्ति की जा सकती है संविधान के अनुच्छेद 228 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके या विचार विमर्श करके जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गए हैं उनकी भी नियुक्ति करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह का अगर मामला बनता है ना, कि हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी सेवा ली जा सकती है, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को है कि वह उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर ले, विचार विमर्श कर ले, तो भी उसकी नियुक्ति अपरिहार्य कारण के लिए या अपरिहार्य कारणवश की जा सकती है। यह जो अधिकार दिया गया है यह विशेषाधिकार है, राष्ट्रपति का यह विशेषाधिकार है। तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। चलिए, तो सेवानिवृत्ति जो न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति का प्रावधान है। अगला देखते हैं शपथ कौन दिलाता है इनको। यानी कि जैसा कि आपको पता भी होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने जिक्र किया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो फटाक से टिक लगाते हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो गलत करके आते हैं। हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाता है तो वह राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? संबंधित राज्य का राज्यपाल। यानी कि शपथ की जो बात है तो उस राज्य से संबंधित राज्यपाल, यह संविधान का अनुच्छेद 219 में उल्लेख किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 219 क्या कहता है कि यदि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल उसे शपथ दिलाएगा। तो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अगर मान लीजिए किसी प्रकार की नियुक्ति है
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के यदि न्यायाधीश को शपथ दिलाना है तो आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे, ठीक है ना। ये तो कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल जो है यह न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कार्यकाल इनका कितना होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 62 वर्ष होता है, ठीक है ना। 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, यानी कि 62 वर्ष की आयु यदि पूरी कर लेता है तो वह स्वतः ही सेवानिवृत्त मान लिया जाएगा या वह त्यागपत्र जो है दे सकता है। तो यदि 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो यह संविधान का अनुच्छेद 217 इसके लिए बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि यदि न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तो किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया जा सकता है। तो यह भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि हाँ, अब देखिए उसी से जुड़ा हुआ विषय है कि यदि कार्यकाल उनका 62 वर्ष की आयु पूरी न किया हो, यदि 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। यह संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है। अब देखते हैं कि यदि वह सेवानिवृत्त हो जाता है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तो क्या है कि भारत के किसी भी विधि व्यवसाय करने पर उसे रोक लग जाती है। यानी कि यह संविधान का अनुच्छेद 220 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो गया है, यानी कि उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय जिसमें वह न्यायाधीश रहा है, ठीक, अतिरिक्त अन्य उच्च न्यायालय के सिवा भारत के किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। यह कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 220। यानी कि कह रहा है कि यदि मान लीजिए कि आप 62 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो यह परिपाटी या संवैधानिक व्यवस्था है कि आप जो है किसी भी हाई कोर्ट में या किसी भी उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी हाई कोर्ट में आप किसी भी प्रकार का विधि व्यवसाय नहीं कर सकते। यह संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है? 220 इसके लिए रिजर्व किया गया है। 220 में इस प्रकार की विषय समाहित किए गए हैं। अगला देखते हैं। हस्तांतरण जो है, यदि मान लीजिए ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था भी है कि एक न्यायाधीश जो है, मान लीजिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को कलकत्ता भी उच्च न्यायालय भेजा जा सकता है, कलकत्ता को मुंबई हाई कोर्ट भी भेजा जा सकता है। तो बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट है अपना। तो गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये ट्रांसफरेबल व्यवस्था भी है कि किसी भी न्यायाधीश को किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो हस्तांतरण की भी व्यवस्था है। हस्तांतरण की व्यवस्था इस प्रकार से है कि राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति, यह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, है ना, यानी कि हाई कोर्ट के यदि न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना है या किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश का ट्रांसफ़र करना है तो राष्ट्रपति क्या करता है? यह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके कर सकता है। यानी कि जैसे इलाहाबाद से ट्रांसफ़र करना है तो कलकत्ता भेज देगा, कलकत्ता से ट्रांसफ़र करना है तो इलाहाबाद आ जाएगा। तो यह राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 यह हस्तांतरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ठीक है, जैसा कि मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी
और इसके बाद चूँकि अगली वीडियो वो टॉपिक बदल जाएगा और वो भी बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय का अधिकारता क्षेत्र हम आपको बताएंगे। अनवरत आप बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।